नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अभी हम लोग परसों आपके साथ लाइव आए यूट्यूब पर और आप लोगों से हमने सजेशन मांगा कि क्या चीज़ हमें शुरू करनी चाहिए यूट्यूब पर आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का सुझाव था कि सर एमबी बुक शुरू करवा दीजिएगा और इस सीरीज़ को जारी रखिएगा जिससे कि हम लोग अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकें। दोस्तों, एमबी बुक अब इतना बड़ा होता जा रहा है, इसके इतने सारे वर्जन्स मेरे पास आ चुके हैं। सो मैंने सोचा कि इसको कहाँ से शुरू करवाया जाए, कहाँ से नहीं। तो मैंने इसको शुरुआत करने की कोशिश की है 2022 के सेट से, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट सेट से मैंने इसको कराना शुरू किया है, जिसका आप सेट नंबर 1 आज देखेंगे। यस दोस्तों, ये रहेगा आपका सेट नंबर 1 इसमें 2022 का। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4 जिस तरह से भी चलता रहेगा हम लोग उसको जारी रखेंगे। सो यहाँ आज की वीडियो में हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं बच्चों। ये आज का जो सेट पेपर है ये आपका सीजीएल एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल प्री में, और बहुत शानदार बुक बच्चों। और सभी एग्जाम्स में काम करेगी, आपका स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल, इन सभी एग्जाम में आपका काम करेगी। सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी में काम करेगी। दूसरी बात बच्चों, सवाल यह है कि एमबी करी क्यों जाए, एमबी करना क्यों उद्देश्य है बच्चों। जब आप लोगों ने किरण कर लिया हमारे पास पूरा का पूरा पेड बैच में, सो किरण क्यों करिए, एमबी क्यों करी जाए। देखिए बच्चों, जिन बच्चों ने भी हमारा एक कोर्स बाय किया हुआ है किरण का, उसके बाद एमबी करना क्यों जरूरी बनता है, जरा इसको सुनिएगा ध्यान से। देखिए, किरण में जो है मटेरियल बहुत वाइड स्तर पर दिया हुआ है, यानी कि उसमें मटेरियल को सारा इकट्ठा किया गया है। लाइक कॉमन एरर एक साथ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक साथ, फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ, ये सभी कुछ एक साथ दिया गया है। एमबी बुक में क्या दिया गया है, पूरा पूरा पेपर पैटर्न है। तो आपको एक पेपर को कैसे सोल्व करना है, कितनी स्पीड लेके चलनी है, क्या मेंटेन करके चलना है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सोल्व होगा, कौन सा क्वेश्चन मेथड से सोल्व होगा, कौन सा क्वेश्चन हमें छेड़ना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पकड़नी है एग्जाम के दौरान, तो इसलिए एमबी आपको करनी चाहिए। और मैं आज आपको एमबी में यही तरीका बताने वाला हूँ कि हम लोगों को ये पेपर सोल्व करना किस तरह से है, चीज़ों को हमें पकड़ना किस तरह से है। ओके दोस्तों, सो मैं यहाँ पे शुरू करूँगा अपनी कहानी को बहुत शानदार तरीके से। आप लोगों का साथ चाहिए मुझे बस। दोस्तों, आप इसी तरह से लाइक करते रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, हौसला मिलता रहेगा। मैं कंटिन्यू वीडियोस की अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों को सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए चाहिए मुझे, बाकी काम मेरा। यस, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरह से ही। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को। यहाँ पर सेट आपके सामने आ रहा है कुछ इस तरह से, क्योंकि ये मैंने बुक से ही फोटो लिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए देखने में भी और समझने में भी। ये सेट 1 है पूरा, एमबी बुक से 2021 इस पर छपा हुआ है। बता दूँ मैं आपको बच्चों यहाँ पे, क्योंकि एमबी बुक उस ईयर से एग्जाम में छापती है जिस ईयर ये वैकेंसीज आपके अनाउंस हुई थी। यस, जिस ईयर ये सोल्व हुआ था उस ईयर नहीं, जिस ईयर ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी उस ईयर से काम चलता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, वॉइस का। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे करने का आपका क्या सेट रहना चाहिए जब आप पेपर देने जाएंगे, क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, मैं आपको बता दूं बच्चों। देखिए, ये आपके जितने भी हैं, चाहे वॉइस चैप्टर हो चाहे स्पीच, ये 2 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिनमें आपके अच्छे खासे मार्क्स बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। खासकर कुछ बड़े एग्जाम से जहाँ पर जैसे कि आपका सीजीएल मेंस हो गया, सीपीओ मेंस हो गया, स्टेनो का एग्जाम हो गया। इन एग्जाम्स में लगभग ये आपके दोनों मिलाकर के अगर बात करूँ तो ये 50-50 नंबर तक भी दे जाते हैं। यस, आप चाहूँगा 500 लिख देता गलती से। और स्टेनो के अंदर ही आपका 100 नंबर पेपर में 20 नंबर तक आपको दे देगा। और ये सीएचएस में देख लो आप लोग, ये आप जो पेपर दे रहे हैं सब बैठ करके, ये 25 नंबर का पेपर है और 25 नंबर के पेपर में आपको 4 नंबर ये फ्री के मिलने वाले हैं बच्चों। तो 4 मार्क्स कम नहीं होते हैं बच्चों, बहुत होते हैं। इनको एक्टिव से पैसिव और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इनको, ये आप एग्जाम में अगर आप इनको बनाने बैठ जाएंगे, मतलब अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कि मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दूंगा और मैं एक्टिव से पैसिव बना दूंगा, तो आप ऐसा गलत ही सोच रहे हैं बच्चों। मतलब बिल्कुल नामुमकिन है एग्जाम्स में आए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक्टिव पैसिव को बनाना, बहुत नामुमकिन कार्य है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा बच्चों, इनको जो है आपको रेस से बाहर निकालना होगा। आपको वो निकालना होगा जो आपका रेस से बाहर है, जिसका कोई उम्मीद है ही नहीं कि आपका आंसर हो सकता है। अब रेस से बाहर निकालने के लिए क्या है कि भैया आपके पास बेसिक रूल होने चाहिए। बेसिक रूल्स क्या है बच्चों, आपको पता होने चाहिए कि इजेमार को कैसे बदलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को कैसे बदलते हैं, सेकंड फॉर्म को कैसे बदलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास में होने चाहिए। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास में है बच्चों, तो आप लोग बहुत अच्छे से इस पर कमांड बना सकते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मैं रूल्स के साथ आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा, क्योंकि अगर सभी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए आप हमारा या तो सिर्फ डायरेक्ट, अगर आप मेरे साथ यहाँ से एमबी करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो या तो डायरेक्ट आप हमारा सिर्फ पीडीएफ नोट्स ले लीजिएगा,
जो कि बहुत सस्ते में सिर्फ 99 रुपीज़ में है, ओनली 78 रूल में हमने कंप्लीट ग्रामर अपना कवर किया है। अब आप कहेंगे सर 78 रूल बहुत कम होते हैं, बच्चों 78 का मतलब ये है कि हमने रूल्स को मर्ज करते हुए पढ़ाया है बच्चों। मर्ज करते हुए मतलब यही रूल आपका नाउन में हो रहा है, प्रोनाउन में हो रहा है, वर्ब में हो रहा है, टाइम एंड टेंस में हो रहा है, सब जगह कैसे यूज़ हो रहा है ये मैंने एक साथ मर्ज करते हुए पढ़ाया है। या तो वहाँ से ले लीजिएगा या फिर आप हमारा पूरा ग्रामर कोर्स जिसमें हमने पूरी ग्रामर पढ़ाई है, साथ में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई है। मेरा शुरू से ही मोटिव रहा है, जब से मैंने अपना पढ़ाना शुरू करा इंग्लिश को, हम लोगों का फोकस रहा है प्रैक्टिस पर। जब तक आपको प्रैक्टिस करनी नहीं आएगी तब तक आपको रूल्स अप्लाई करने नहीं आएंगे। और जितने भी हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन सबको इसका बहुत लाभ मिला है। आज भी एक बच्चे से बात हुई है, हमारे बहुत ही पुराने स्टूडेंट विमल मित्तल, जो कि सिलेक्ट हुए हैं, आज उनका काफ़ी समय बाद फ़ोन आया था। तो उनका भी कहना ये था कि सर प्रैक्टिस वास्तव में मस्ट है, और आप जितनी प्रैक्टिस कराते हैं इतना कोई कराता भी नहीं है। सो वो मेरे साथ लॉकडाउन में जुड़े थे, और लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत मेहनत की यूट्यूब चैनल पर। सो ये सब चीज़ें हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है वर्ब, साथ में उसमें दिखाई दे रहा है मुझे एस या ईएस। जब मुझे वर्ब में ऐसे दिखाई दे रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे इज एम आर चाहिए। क्या चाहिए? इज एम आर, साथ में चाहिए थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आपको चाहिए। अब जरा यहाँ ढूंढिएगा पहले कि इज एम आर और थर्ड फॉर्म है कितनों में। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि पहले वाले में इज एम आर तो है, लेकिन बीइंग दे दिया है, ये रेस से बाहर हुआ। अगले वाले में वोजवर दे दिया है, जबकि वोजवर आना ही नहीं है, रेस से बाहर हुआ। उससे नेक्स्ट में आपका हैज हैव दे दिया है, रेस से बाहर हुआ। लीजिए बच्चों, अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो मैं लिख के बोलता हूँ बच्चों, आपको 10 सेंटेंस आने हैं आपके एक्टिव पैसिव के, और 10 आने हैं स्पीच के आपके स्टेनो एग्जाम में, और बाकी और भी एग्जाम जितने भी एग्जाम है जिसमें संख्या ज़्यादा भी आ रही है। मैं गारंटी बोलता हूँ 3 मिनट में ये, और 3 मिनट में आपके ये हो जाएंगे पूरे पूरे और करेक्ट हो जाएंगे। 5 या 6 मिनट लग रहे हैं आपको एक्टिव पैसिव और डाटा इंटरेक्ट करने में एग्जाम में, अगर ये तरीका आप लोगों ने अपना लिया तो। हो गया आंसर? ये लीजिए जी, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपका वॉइस से ही है। कह रहा है कि ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म सॉरी वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, यानी कि आपका देखा जाए, मैं आपको बता दूं बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता ही देता हूं। ये आप जो देख रहे हैं बी, ये अंग्रेजी का मालिक है बच्चों। क्या अंग्रेजी का? ये मालिक है, और इसने काम करने के लिए अपने सर्वेंट यानी कि नौकर रखे हुए हैं, और इसके 5 नौकर हैं पूरे। कितने नौकर बच्चों? उसके 5 नौकर हैं। वो आपके इज, एम, आर, वोज और वर, ये 5 इसके सर्वेंट हैं। ये पहले इन्हीं को काम करने के लिए भेजता है, जब इनसे काम नहीं होता तो फिर खुद जाता है बीन या बीइंग बनकर। मुझे थोड़ा छोटा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी तंगी है, इसलिए मैं साथ साथ बोलता चला जाता हूँ, जिससे कि आपकी कोई स्पेलिंग या फिर कोई शब्द जो है छूट ना जाए। बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वोज, वर, ये 8 लोगों का परिवार है बी की फैमिली से, और सारी कहानी यहीं से ही है बट एक्टिव पैसिव की। एक्टिव पैसिव की जो कहानी है सारी की सारी वो यहीं से शुरू होती है बच्चों। कहानी जो है हमारी यहीं से शुरू होती है। वो कहानी क्या बोलती है बच्चों? कहानी ये बोलती है कि इनके साथ अगर आईएनजी फॉर्म आ रही है तो समझो सेंटेंस एक्टिव में है, और इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही है समझो सेंटेंस पैसिव में। सिंपल सी बात जो है, तो ये सिंपल सा फंडा रखना होगा आपको बच्चों। अगर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आ रही है तो समझो पैसिव में। यहाँ सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आ रही है वोज वर के साथ में। और वो जमाने गए बच्चों जब आप बाय को देखते हुए चले आगे, नहीं ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको बाय को देखते हुए आगे बढ़ना ही नहीं है। अब यहाँ पे जो कायदे की बात है वो रूल ये है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आपका वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म आ जाया करती है। अब यहाँ पे वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो आपको क्या ढूंढना है बच्चों? सेकंड फॉर्म चलनी लेकर के, यानी कि सेंटेंस उल्टा भाग रहा है, पैसिव से एक्टिव हो रहा है। मुझे सेकंड फॉर्म ढूंढनी है जो कि मुझे पहले में नहीं दिखाई दे रही है, दूसरे में मुझे दिखाई दे रही है डाउटफुल है, सेंटेंस कंडीशन में शामिल है, तीसरे में हेड आ गया है, रेस से बाहर है, फोर्थ में आपका आर आ गया है, रेस से बाहर है। अब आपका मजबूरन आंसर हो गया है बी। ये तरीका अगर आपने अपना लिया तो मैं आपको गारंटी लेके बोलता हूँ बच्चों, आपके 5 मिनट में 20 नंबर लगवा कर दूंगा एसएस सिस्टम एग्जाम में। और ये जितना भी समय आप यहाँ से बचाएंगे, एक तो सेफ्टी के मार्क्स हैं पूरे के पूरे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात बच्चों, जितना भी समय आप यहाँ से बचाएंगे वो सारा समय देंगे हम लोग कहीं और टॉपिक पे। कहाँ देंगे? क्लोज टेस्ट और पैसेज पर। इस तरह से मार्क्स हमारे आएंगे एग्जाम में। इस तरह से 70 मिनट में हम लोग पूरा सिलेबस अपना कवर करेंगे। तो ये 70 मिनट आपके पास नहीं है बच्चों, ये 70 मिनट आपकी जिंदगी के मिनट है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है इससे भी शानदार। ये आ गया बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पे ये आपका क्या कमी इसके अंदर है बच्चों, अगर देखा जाए तो मतलब इंप्रूवमेंट करना है, क्या करना है। चलो देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि द अथॉरिटीज आर एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। तो भैया अथॉरिटी ने जो है यकीन दिलाया है
किसको भैया, लोगों को, कि वो इस मैटर में जांच पड़ताल करेंगे। बच्चों आप जरा ध्यान देना यहाँ पे, अगर यकीन दिलाया भी है तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर, मैंने भी बोला बच्चों आपको, अगर इसे आर प्लस थर्ड फॉर्म लगा दूं, मैं इसे आर प्लस थर्ड फॉर्म लगा दूंगा तो सेंटेंस हमारा तुरंत पहुंच जाएगा पैसिव में। और अगर पैसिव में पहुंच जाएगा तो बच्चों पैसिव में यूं ही नहीं कि आप कोई भी सेंटेंस पैसिव बना देंगे। पैसिव में पहुंचाने के लिए बड़ी पंगे करने पड़ते हैं भैया। पैसिव का मतलब है कि सेंटेंस हमारा, देखिए दो तरह के सब्जेक्ट हुआ करते हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों, की कहानी छोटी सी, ये छोटी सी कहानी आपको सुननी पड़ेगी मेरे मुंह से। दो तरह के सब्जेक्ट हुआ करते हैं, एक तो होता है डूअर, एक होता है रिसीवर। डूअर और रिसीवर। डूअर मतलब बच्चों कोई काम को करने वाला, बिल्कुल डायरेक्ट कोई पर्सन, लाइक मैंने कोई काम किया, मैं डूअर हूँ, आपने कोई काम करा, आप डूअर है। लेकिन कोई काम ऐसा जो कि हो ही नहीं सकता था हमारे बिना, वो रिसीवर है। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा बच्चों के भैया स्कूल जो है 2 जुलाई को खुलेगा, अब स्कूल खुद तो खुलेगा नहीं, स्कूल को कोई खोलेगा ही जाकर के, तो ये आपका रिसीवर सब्जेक्ट हो गया, द स्कूल विल बी ओपन्ड। ये सेंटेंस पैसिव में ही बनेगा, एक्टिव में सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही थी निकल के बाहर, वो आ रही थी यहाँ पर कंजक्शन। ये जो आप देख पा रहे हैं दैट यहाँ पर एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। क्यों कर रहा है भैया, दैट के बाद भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, दैट से पहले भी सब्जेक्ट है, वर्ब है। अगर किसी भी दिए गए वर्ड के दोनों तरफ आपके वर्ब आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, वर्ब। वर्ब यानी कि VERB जो आप बोलते हैं वर्ब, वही आपका वर्ब है। किसी भी सेंटेंस के दोनों तरफ अगर वर्ब आ जाए तो समझ जाओ कि वो दिया गया वर्ड नहीं है, वो कंजक्शन बन चुका है। क्या बन चुका है, कंजक्शन बन चुका है। तो बच्चों यहाँ पे कंजक्शन है। जब कंजक्शन के बाद चल रहा है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, पैसिव में चल ही नहीं रहा है, तो कंजक्शन से पहले भी सेंटेंस चलेगा सिंपल, प्रेजेंट बनेगा ही नहीं, पैसिव बनेगा ही नहीं। तो ये आपका यहाँ से गलत हुआ। हालांकि ये बात अच्छी करी उसने कि इज मार लगाया, अगर वॉज वर्ड लगाता तो ये वैसे ही रेस से बाहर होता, क्योंकि आगे विल आ रहा है। अगर आगे वुड होता तो पीछे वॉज वर्ड आता। अब यहाँ पर यही समस्या बचा, अथॉरिटीज को देखते हुए हैज नहीं लगा सकता, हैव लगाना पड़ेगा। हैव बीन लगाऊंगा तो वही बात हो जाएगी बच्चों, बी की फैमिली प्लस थर्ड फॉर्म। आपको तो बच्चों जहां बी की फैमिली प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दी, आप समझ जाना कि तुरंत ही सेंटेंस पैसिव जा रहा है भैया। तो ये भी रेस से बाहर हुआ, यहाँ भी गलती मत कर देना। तो सेंटेंस का आंसर जो हमारा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी और जो कमी रह गई है वो आप बताइएगा। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है कि भैया आपको बताना है इसका एंटोनिम्स। मोडेस्ट का बताना है एंटोनिम्स। बच्चों मोडेस्ट का जो मतलब होता है हिंदी में, वो होता है विनम्र। क्या होता है हिंदी में इसका मतलब, विनम्र यानी कि अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति, कोई विनम्र। अब बच्चों यहाँ पे मेरे थोड़ा सा हिंदी ऐसी है, मतलब मुझे नहीं पता कैसे लिखा जाता है विनम्र, मैं बोल रहा हूँ बस आप लिख लीजिएगा, ठीक है जी, है विनम्र। अब यहाँ पे जो और वर्ड है हमारे पास, पहला वर्ड है बच्चों गलम। यस, गलम का मतलब होता है बच्चों कोई उदास रहने वाला व्यक्ति, बहुत ही सुस्त सा, उदास सा, दुखी सा रहने वाला कोई पर्सन। उसके बाद बच्चों अगला वर्ड है सलन। सलन का मतलब यही है जो मुंह फुला बैठा हो, कोई उदास हो, नाराज हो, कोई खफा हो आपसे। अनहैप्पी माने भी उदास, दुखी। उससे अगला वर्ड है बच्चों कंसाइटेड यानी कि घमंडी। क्या होता है इसका मतलब, घमंडी। बच्चों एक तरफ एक व्यक्ति है विनम्र स्वभाव का, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो लोगों से बोल के चलता हो, लोगों से बोल के राजी रहता हो, तो बोलते हैं बच्चों विनम्र स्वभाव का है। और एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जो बहुत घमंडी टाइप है, लोगों से बोल कर राजी ना रहता हो, हमेशा अपनी अकड़ में रहता हो एक, कि मैं भी कुछ हूँ। सो इस तरह के व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कंसाइडेड, और यही इसका होगा आंसर भी, बिकॉज आपको बताना है इसका एंटोनिम्स। कोई बात लीजिए, आपके पास आंसर आ चुका है, इसका आंसर है डी, पूरी तरह से करेक्ट। बच्चों सीजल का पेपर है ये, सीजल के पेपर में सभी कुछ है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपको साइनोनिम देखने को मिलेंगे, एंटोनिम देखने को मिलेंगे, इडियम्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूट, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा बच्चों यहाँ पे पेपर सेट में। बहुत कुछ है पेपर में देखने के लिए। और बच्चों आगे बढ़ते हैं, कह रहे द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक का स्टडी करता हो यानी कि भूकंप वगैरह का अध्ययन करने वाला, उसको क्या बोलते हैं बच्चों। पहला वर्ड है हमारा जियोलॉजी। क्या बच्चों पहला वर्ड हमारा जियोलॉजी। जियोलॉजी तो बच्चों आपको पता है, जियो मतलब भूगोल, यस, और लॉजी मतलब स्टडी। तो भूगोल यानी कि धरती वगैरह के बारे में कुछ अध्ययन करना, हमारा पृथ्वी के ब्रह्मांड के बारे में। जियोग्राफी मतलब उसी तरह से भूगोल वगैरह ही। अगला बच्चों टोपोग्राफी। क्या बच्चों हमारा टोपोग्राफी, तो बच्चों किसी स्थान पर पृथ्वी की संरचना वगैरह। और यहाँ पे सिस्मोग्राफी आपका हो जाएगा, सिस्मोलॉजी भूकंप संबंधित ही है बच्चों का। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, आपको फिर वही सेंटेंस को इंप्रूव करना है कि सेंटेंस में क्या हमारे प्रॉब्लम रहने वाली है। चलिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कह रहा है कि अ टाइग्रेस। यहाँ पे हाँ थोड़ी गलती कर सकता है बच्चा, अगर देखा जाए तो यहाँ बच्चा कुछ गड़बड़ी कर सकता है। वो गड़बड़ी क्या हो सकती है बच्चे की तरफ से, वो गड़बड़ी हो सकती है बच्चे की तरफ से, उसे लग रहा है कि यहाँ पे एस या ईएस आ रहा है, और एस या ईएस आ रहा है तो ये प्लूरल हो गया है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या है तरीका, यही तो होता है तरीका से, बात तो ये है एग्जाम में क्वेश्चंस को देने का ही तो तरीका है। वरना तो वो कहते हैं ना नॉर्मली एक आम भाषा में बोल देते हैं कि बस इसी के तो पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। सो यही आपके पैसे हैं भैया। देखा जाए तो एग्जामिनर को मैं इस क्वेश्चन के लिए तो भैया
10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा, पूरे के पूरे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत अच्छा दिमाग लगाया यहाँ पे, एक नया बच्चा तो कंफ्यूज होगा। एक नया बच्चा डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूज होगा, उसे लगेगा ऐसे ही है, चलो हैव लगा देते हैं, चलो आर लगा देते हैं, चलो आर तो कम से कम नहीं है तो यहाँ पे वो हैव लगा सकता है, हालांकि हैव भी नहीं है। यहाँ भले ही क्वेश्चन को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, लेकिन ऑप्शन में मैं 10 आउट ऑफ 10 नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी करनी चाहिए थी जनाब को, कहीं जगह हैव देता, कहीं आर देता, तो मैं थोड़ा टेंशन में आता। लेकिन यहाँ पर बच्चों अगर देखा जाए तो टाइग्रेस आपका टाइगर का ही टाइगर मेल वर्जन है और टाइग्रेस आपका फीमेल वर्जन है। जिस गैस तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कोई बात नहीं, ऑप्शंस में हमारा बराबरी कर दी उसने सारे दिमाग की अपने। यहाँ पर बच्चों टाइग्रेस हैज गिवन बर्थ टू अ कब इन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व, टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। अब बच्चों यहाँ पर टाइग्रेस के हिसाब से, क्योंकि उसने अ कह दिया है, यानी कि कोई एक है और एक को देखते हुए सिंगुलर वर्ब आया करती है, बिल्कुल ठीक है। हैजब के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है, बिल्कुल ठीक है। बस बाकी बिल्कुल ठीक है बच्चों, सेंटेंस हमारा कोई एरर ही नहीं है। सेंटेंस कहलाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर। अगला जो है हमारा वो है एक इडियम, जिसका मतलब है बी हार्ड अप। बी हार्ड अप मतलब बच्चों पैसों की तंगी होना, पैसों की तंगी होना। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे बहुत सारे बार आपके साथ में होगा जब आपके साथ पैसों की तंगी होगी, लेकिन बच्चों इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। अगर पैसों की तंगी नहीं होगी ना तो फिर आप पढ़ेंगे ही नहीं। यस, ये भी एक परीक्षा होती है। तो बच्चों पैसों की तंगी होना, पैसों की कमी होना, पैसों की कमी होना या तंगी होना, तंगी नहीं समझ में आ रहा है तो कमी को याद रख लीजिएगा। पैसों की कमी होना या तंगी होना। अनेबल टू कैलकुलेट, हैव वेरी लिटिल मनी, हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली। बच्चों यहाँ पर मेरी राय में जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बी, पूरी तरह से करेक्ट, 7th का। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसको पकड़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। आपको बताना है कि इनमें कौन से पार्ट में आपकी ग्रामेटिकली एरर, हालांकि बहुत टुच्चा सेंटेंस है, कुछ खास इसने दिमाग लगाने की कोशिश करी ही नहीं है। सही बात तो ये है, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। सो गाइस बच्चों के अंदर एक होती है हड़क, कोई भी चीज़ होगी तो सोचे इसको खोल लूँ, चेक करूँ देख करके। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप जब सेंटेंस कराते हैं तो उसकी हिंदी बता दिया करें। देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हिंदी बताने में, 2 सेकंड लगेंगे मुझे हिंदी बताने में, बड़ा काम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बिना हिंदी ही सेंटेंस की एरर निकालनी आ जाए। आपकी रूल्स पे इतनी अच्छी कमांड हो कि आप सेंटेंस को देखते पकड़ ले, जैसे मैंने यहाँ देखते पकड़ लिया था। बच्चों मैंने आपको कई बार बताया कि यदि सेंटेंस कभी भी हमारा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, कुछ भी ऐसा वर्ड हो बच्चों, इनसे अगर शुरुआत हो रही है तो समझ जाओ कि इनके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। दूसरी बात बच्चों यहाँ पर समझने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पर उसने खुद ही कहा, यहाँ पे चाइल्ड लगाया। बच्चों चाइल्ड जो है आपका सिंगुलर रहता है, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। क्या होता है इसका प्लूरल? चिल्ड्रन। तो यहाँ पर चाइल्ड को देखते हुए मुझे वांट नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था वांट्स। यस गैस, तो सेंटेंस का आंसर करेक्ट रहता, सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यस, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका इसी पोर्शन पे ही है। आपको बताना है कि यहाँ पे किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है, अगर नहीं है ग्रामेटिकल एरर तो आपको बताना है कि वो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। हालांकि इसमें भी ऑप्शन है हमारे पास नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का, लेकिन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट, यानी कि बहुत ही वेल डायरेक्टेड फिल्म थी और हमने इसको खूब एंजॉय किया। बच्चों यहाँ पर आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ पे शुरुआत करूँ अगर यहाँ से इट से, तो इट हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब उसके साथ आया करते हैं, यहाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति हुई यहाँ से शुरू, ये फिल्म हमारा नाउन हो गया, नाउन से पहले आ गया वो हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आ गया वो हो गया एक एडवर्ब, फिर उससे पहले आ गया भैया ये आपका फिर से एक और एडवर्ब। चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे दा आ गया, मुझे इससे प्रॉब्लम है बच्चों। यहाँ पे दा एक डिटरमाइनर है जो कि एडवर्ब को कभी डिटरमाइन नहीं कर सकता है। हालांकि दा आर्टिकल भी है, लेकिन दा की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आपको लगाना ही है तो आप अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट, इट वाज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। वो भी अब सिर्फ इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे फिल्म दिखाई दे रहा है, अगर फिल्म होता तो मैं ये भी ना लगाता। तो यहाँ आपके एरर है सेंटेंस में, अगर देखा जाए तो ये आपका एरर पहुंच जाएगी ए पार्ट में ही, क्योंकि इस पार्ट को उसने ए कहा है और बस यहीं से बात शुरू हो जाएगी आपकी कहानी। चलिए बच्चों चलते हैं अगले पेज की तरफ।
यहाँ तक में अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हक बनता है आपका। यस, कोई प्रॉब्लम है तो। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक हक मेरा बनता है कि आप लोग यहाँ से वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़े। यस, अगर आपको सच में मजा आ रहा है तो। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं और पढ़ाएंगे ही, बिकॉज हम तो चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्शन लें और फिर हमें कॉल करें, जैसे कि आज हमारे उस बच्चे का मैसेज आया है। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी। एमबी बुक से हम लोगों ने आपका एक स्पेशल बैच शुरू किया है। 195 सेट वाली कंप्लीट, 197 वाली कंप्लीट जिससे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, 209 सेट वाली कंप्लीट। ये पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग दे रहे हैं आपको पेड बैच में, ओनली 999 में, जहाँ पर आपको एक साथ सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। यहाँ तो मैं डेली एक सेट ही करा पाता हूँ सोल्व, यस, लेकिन वहाँ आपको डेली यानी कि सारी की सारी रिकॉर्डिंग एक साथ मिल जाएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से बताना है आपको कौन सा जो है इनकरेक्ट है। बच्चों इनकरेक्ट मतलब किसके स्पेल गलत है। हालांकि ये अच्छा क्वेश्चन दिया उन्होंने, क्योंकि बचपन से आज तक हम लोग इसी तरह से पढ़ते हुए आए हैं और ट्यूशन जाते आए हैं। ट्यूशन से ही हमने सब कुछ सीखा हुआ है और ट्यूशन की स्पेलिंग हमें सही से नहीं पता है। ट्यूशन की स्पेलिंग होती है TUI TION, जो असली स्पेलिंग होती है, और बस यहीं से हमारी शुरू हो गई है गड़बड़ी। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन है फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने तरीका बता दिया था बच्चों आपको कि आपको सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना ही नहीं है, आपको सिर्फ उसे रेस से बाहर निकालना सीखना है। अगर आपने रेस से बाहर निकालना सीख लिया तो आपके बल्ले बल्ले। अब यहाँ पे बच्चों क्या करा, उसने एक खेल खेल दिया, उसने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं, उसने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दे दिया है, यानी कि आपको उल्टा भागना है। यहाँ के लिए मैं फिर वो कहूंगा बच्चों बेसिक रूल्स का होना बहुत जरूरी है आपके हाथ में। और बेसिक रूल मैं आपको हर वीडियो में बताऊं, ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए चला करो। अब इतना बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं नहीं बता सकता बच्चों यहाँ पर, क्योंकि एक आधा रूल हो तो चलो बताया जाए, अब पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको सलाह ही दूंगा कि आप यहाँ से मेरे साथ जुड़ के गए, यहाँ से ही जब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम ग्रामर पीडीएफ नोट्स तो ले ही लेना। बाकी अगर आपके बेसिक कंप्लीट हैं, अच्छे से हैं, तो कोई जरूरत भी नहीं है, अच्छे से रहिए। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट। बच्चों यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म मुझे दिखाई दे रहा है, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो है आपका आया करता है सेकंड फॉर्म में। किसमें आया करता है बच्चों? सेकंड फॉर्म में। अब सेकंड फॉर्म कितनों में आपको ये भी देखना चाहिए, जैसे कि यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पर डू आया है, जिससे बाहर है। डिड मुझे दिख रहा है सेकंड फॉर्म में, हर इसमें शामिल है। आर हमारा सेकंड इजम आ रहा है, ये भी रेस से बाहर है। ये पहले से आपका हेड आया हुआ, और वैसे भी स्ट्रक्चर ये गलत है। स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि WH फैमिली के बाद में, WH फैमिली के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाद में सब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर उसने पहले सब्जेक्ट दे दिया, बाद में हेल्पिंग वर्ब दे दी, ये स्ट्रक्चर वैसे ही गलत हो गया है, तो ये वैसे ही रेस से बाहर है। अब आपके पास मजबूरी बन जाएगी क्या? बी लगाने की, और बी आपका आंसर भी होगा, ये लीजिए बी आपका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। टूचा सेंटेंस है बिल्कुल। देखिए इसी तरह के सेंटेंस एग्जाम में आ जाएं तो बल्ले बल्ले हो यार, आएंगे क्यों नहीं। अब बच्चों आपको लगता है कि यार नहीं ये नहीं आएंगे सेंटेंस एग्जाम में, पहले बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पहले एग्जाम का लेवल बड़ा लो रहता था, वो समय जमाना गया। भैया जमाना कहाँ से चला गया, कौन सा है मुझे बताइए आप। मैं खुद यूट्यूब पर ही और अपने ऑफलाइन बैच में भी मैं अब तक लगभग पिछले 35 ईयर्स के प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा चुका हूँ, कम से कम 35 ईयर्स के। MB किरण मिरर मिला करके तीनों में मैं 35 ईयर्स के सोल्व करा चुका हूँ। मुझे आज तक ऐसा कोई बदलाव ग्रामर में नहीं दिखाई दिया कि पहले पेपर आसान आया करता था और हार्ड आने लगा। थोड़ा वोकेबलरी को अगर हम लोग बदलते तो पता रहता है, और वोकेबलरी का हार्ड और इजी कुछ होता नहीं है। अगर आपको याद है तो वो इजी है, और याद नहीं है तो सबके लिए हार्ड है। अगर मुझे कोई वर्ड याद ना रहे यहाँ पर तो मेरे लिए भी टफ है, सिंपल सी बात है। चाहे भले मुझे यहाँ पर 13-14 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो ये बातें मायने नहीं रखती हैं। आप कितना सीख के जा रहे हैं मायने ये रखता है। ये सिर्फ एक बहाना होता है अपना को संतुष्ट करने का कि पेपर बड़े हार्ड आ रहे हैं। हाँ पेपर हार्ड आ सकते हैं, मैथ का आ सकता है हार्ड, उसको लेंथी कर दिया जाए, और उसमें भी अगर आपकी तैयारी है तो नहीं हार्ड आएगा वो। पैसेज को हार्ड किया जा सकता है, चलो मैंने मान लिया, लेकिन और सब चीजें ग्रामर का पोर्शन आपका वही रहने वाला है, बिल्कुल चिंता ना करें। अब यहाँ पे ध्यान दो, इकोनॉमी को उसने कहा इकोनॉमी, तो बच्चों यहाँ पर उसने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिस ईयर लगाया, दिस आपका बच्चों क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, और आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। दिस के साथ में सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है, हाँ जी वो भी है, सिंगुलर नाउन भी आपका दिया गया है, चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आ गया यहाँ पे इट आपका एक प्रोनाउन है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आया करती है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं, यहाँ पर रिफ्लेक्ट्स होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होता, या फिर रिफ्लेक्टेड करूँ, रिफ्लेक्टेड कर नहीं सकता बिकॉज सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। तो यहाँ पर आपका इस पार्ट में गलती हो गई है, और ये गलती हो जाएगी हमारी ए पार्ट में ही। चलिए जी, आधा पोर्शन यहाँ पे खत्म हुआ हमारे, क्योंकि 25 क्वेश्चन है और 25 में से आधे हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं।
अब आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पर आपके सेंटेंस के साथ में। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी ट्रिक आपको बता के चलूंगा, बहुत ही प्यारी ट्रिक, हमेशा काम रहेगी आपके ये वाली ट्रिक। कह रहा है कि द इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट द क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर एनहेंस एफर्ट टुवर्ड्स दैट सस्टेन ग्रोथ। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी चीज, मतलब कोई मीनिंग नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है, नो टेंशन, आगे बढ़ना है दबा करके बहुत तेजी से। बच्चों यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है वर्ड, देखिए जब भी कोई फिल इन द ब्लैंक्स आया करता है ना बच्चों, तो फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके पीछे वाला वर्ड और उसके आगे वाला वर्ड। ये दो चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, पिछले वर्ड भी और अगला वर्ड भी। पिछले वर्ड में क्या देख पा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है बच्चों, मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि एक प्रपोजिशन है। क्या बच्चों, ये एक आपका प्रपोजिशन है। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रपोजिशन में क्या है बच्चों, सिर्फ टू को छोड़ करके, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आया करती है, बाकी जितनी भी प्रपोजिशन है हमारी, ध्यान रखना बच्चों, ये गांठ मार के रख लो अपने पास में, उनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया करती है। क्या आया करती है बच्चों, आईएनजी आया करती है। अब अगर ये चीजें आपके पास हैं, ये सेट ऑफ रूल अगर आपके पास में है, तो जरूरत है क्या टेंशन लेने की। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म 4 जगह तो है नहीं, एक ही वर्ड दे रखा है, अचीविंग, अचीव्ड, टू अचीव, अचीव। ये लीजिए यहाँ पर आंख मीच के बिल्कुल अंदर लगा दो, ए आंसर है इसका, भैया बात खत्म होगी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, ए पूरी तरह से करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, आपका एक ईडियम है। ईडियम यानी कि मुहावरा, 2 नंबर का वन वर्ड है, सॉरी माफी चाहूंगा बच्चों, ये आपका एक वन वर्ड है बच्चों। टू वॉक एमलेसली, यानी कि बस एमलेसली चलना, यानी कि बिना किसी उद्देश्य के चलना। एमल, एमल, एमल बच्चों ध्यान दीजिएगा, एमल यानी कि बी यहाँ पर साइलेंट रहेगा और ये इसका आंसर भी होगा बच्चों, यानी कि बिल्कुल आराम से टहलना, बहुत तसल्ली से टहलना। क्रॉल यानी कि रेंगना आपका बच्चों, क्रॉल माना हो जाएगा रेंगना। अगला जो है वर्ड आपका स्प्रिंट, स्प्रिंट का मतलब होता है बच्चों बहुत तेजी से चलना, और स्लिसर का मतलब होता है रेंगते हुए चलना, रेंगते हुए चलना, इसका मतलब रेंगना ही है। कोई जानवर वगैरह भी लगाते हैं, इसका मतलब रेंगते हुए चलना। नॉर्मली बोल देते हैं लोग बहुत आराम से चलते, तो क्या रेंग रहा है चींटियों की तरह, तो इस तरह से बोल देना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे कि अगला वर्ड मैं देख पा रहा हूँ, ये है अच्छा वर्ड, इससे कह सकता हूँ कि पेपर हार्ड आया आपका, ठीक है नहीं है। तो यहां से क्या है बच्चों के, ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है। अब यहाँ पे इसको बताना आपको, साइनो, साइनो का मतलब होता है सेम भी नहीं बताना है। ऑस्टेंशियस का मतलब होता है बच्चों दिखावा करने वाला, बहुत ऐसा कोई व्यक्ति जो शो आउट करता हो किसी चीज को। लाइक भाई साहब के एप्पल का ही फोन ले लिया है, एप्पल का ही उसने कानों में लीड ले ली है, एप्पल का ही उसने हाथ में बैंड ले लिया है, वॉच ले ली है, इस तरह से शो आउट करने वाला, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा शो भी, यानी कि पहला ही आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। और बाकी सभी वर्ड आपके ऊपर टुच्चे टुच्चे दे गए, टेस्टफुल, सडन यानी कि अचानक, क्विक माने तेजी से, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ए पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो इडियम है बहुत टुच्चा इडियम दिया गया है, इन द सेम बर्थ। इन द सेम बर्थ का मतलब होता है बच्चों सेम कंडीशन में होना। यस, दो चीजें हैं जो बिल्कुल सेम कंडीशन में है, वो भले आपके दो विपरीत चीजें हैं या भले आपकी दो सेम चीजें हैं, लेकिन वो क्या है, बिल्कुल सेम कंडीशन में है। टू ट्राई एंड होल्ड योर ब्रेथ, जी नहीं, ये आंसर आपका नहीं हो सकता है पहला। से टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, एबल टू गेट अ फाउल स्मेल, प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज। बच्चों यहाँ पर तो जो मजबूरन आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है बी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास वो है 17। 17 क्वेश्चन में बच्चों मुझे बताना है कि इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों, सॉरी एंटोनिम बताना है। रेज माने होता है बच्चों नष्ट करना। क्या होता है बच्चों, रेज माने नष्ट करना, तबाह करना, किसी चीज को खत्म करना। अब यहाँ पर मुझे बताना है इसका एंटो, एंटो मतलब विपरीत। बिल्ड माने बनाना, पता ही बच्चों बिल्ड से बना है बिल्डिंग। ईज माने ठीक, इसी से बना है डिजीज, इसका आगे जब डिस लग जाएगा, डिस का मतलब होता है उल्टा, और ईज का मतलब होता है ठीक, ठीक का उल्टा यानी कि बीमार। कंफर्ट मतलब आरामदायक, रूइन माने बर्बाद होना, ये तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। तो आपको बताना है एंटोनियम, तो एंटोनियम आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अच्छा देख रहे हैं बच्चों आप लोग यहाँ पर, अभी तक यहाँ पर 3 वोकैबुलरी आ चुकी थी और एक वोकैबुलरी और आ गई, ठीक है नहीं है। तो यहाँ पे 5 वोकैबुलरी दे दिए, एक और आ रहा है नीचे भगा हुआ 19वें नंबर पर भी। तो बच्चों यहाँ पर है आपका रेशिलेट यानी कि प्रतिक्रिया व्यक्त करना, कुछ किसी चीज के बारे में कुछ पूछा गया तो आपने उसके बारे में कुछ रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, रिएक्ट करना यानी किस तरह से। और बच्चों यहाँ पे रिएक्ट भी आपको दिख ही रहा होगा ऑप्शन में, व्यक्त करना। तो यहाँ पर क्लैप ताली बजाना, रिएक्ट करना, तो क्या यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका रिएक्ट करना ही। यस, फेलिसिटेट का मतलब होता है बच्चों सुविधाजनक बना देना, ऐसे बना देना किसी चीज को फैसिलिटी दे देना, स्कूल वाला के पास फैसिलिटी से ही तो बना है बच्चों फैसिलिटेट। यस, सुविधाजनक बनाना। रोटेट माने चक्रण, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
बी पूरी तरह से करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी आपका है सिनोनिम्स। वर्ड है आपका अवॉइड। बच्चों अवॉइड का मतलब होता है रोक देना किसी चीज को, क्या करना, किसी चीज को रोक देना। परमिट मतलब सहमति, कॉन्फ्रंट, फेस, प्रिवेंट, तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रिवेंट करना, किसी चीज को रोक देना, क्योंकि सिनोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स नहीं बताना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें बताना है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें किस पार्ट में एरर है, और एरर इतनी ज़्यादा इजी दे दी है इसने कि क्या ही कहने। अब जैसे उसने शुरू में दे दिया नो वन, अभी मैंने ये बात थोड़ी देर पहले ही बताई, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबडी, समबडी, एवरीबॉडी, ऐसा कुछ भी वर्ड हो जाए हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और अगर उनके डायरेक्ट बाद वर्ब भी आ जाएगी तो वो भी सिंगुलर ही लगानी है। तो यहाँ पे वर्ड नहीं, यहाँ पे वोज होना चाहिए था। इसके भी ए पार्ट में आपके एरर हो चुकी है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर आगे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है क्लोज टेस्ट। क्या दिया गया बच्चों, एक क्लोज टेस्ट दिया गया। क्लोज टेस्ट को आपको पढ़ना है और आपको आंसर देने हैं। ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट बच्चों। ये थोड़ा सा मैंने ऐसा कर दिया है कि एक ही पेज पे दोनों आ जाए, जिससे कि आंसर बताने में दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे बताइएगा, अगली वीडियो में हम लोग इसको इंप्रूव करेंगे। ऐसा इसलिए किया है जिससे कि आपको क्वेश्चन और आंसर जो है साथ साथ दिखाई देते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग इसके क्या कह रहा है। देखिए क्लोज टेस्ट को सोल्व करने से पहले ये कहानी छोटी सुन लीजिएगा मेरी, बस इतनी सी आपको मेरी बात मान लेनी है, बाकी तो आप अब तक मान ही रहे हैं मेरी। पहले तो ये मान लीजिए मेरी कि अब हम क्लोज टेस्ट पे आ गए हैं। फटाफट से एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। लाइक का बटन कुछ इस तरह का होगा बच्चों, सीधे वाला दबाना, ये मत दबाना, और नहीं दबाना है तो मत दबाइए। देखिए हम तो पढ़ा ही रहे हैं। यहाँ पे क्लोज टेस्ट को पढ़ने से पहले दो चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको सब पढ़ना है, रीड करना है। रीड करने से क्या होगा बच्चों, आपको कहानी का जो है टेंस पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा आपको, और फिर उसका बेस समझना है। क्या समझना है, उसका बेस समझना है कि स्टोरी हमारी चल किस बेस पे रही है, कहानी का बेस चल क्या रहा है। यस दोस्तों, चलिए यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूं तो कह रहा है कि द राइज इन द इरावडी डॉल्फिन डैश इन चिल्का कैन बी attributed to the evictions of dash fish enclosures after thousands of hectares of Chilka Lake were made dash free. Irrawaddy dolphins were found unobstructed area for movement dash due to the COVID-19 lockdown last year. There were comparatively fewer tourist boats on Chilka Lake, which made it dash for dolphins to move from one part of the lake to the another. चलिए बच्चों, कहानी जो हो रही है, कहानी है हमारी मोस्टली पास में चली हुई है। दूसरी बात, कहानी चल रही है यहाँ पे चिल्का झील की। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है पानी वानी कम है और लोगों ने नाव चढ़नी बंद कर दी है, तो वहाँ पर मछलियों को जो है मौका मिल गया है। किस वजह से बच्चों, सिर्फ कोविड-19 की वजह से है। तो कोविड-19 में ये फायदा हुआ है मछलियों को, और ये नुकसान हुआ है आपका नाव चलाने वालों को, यहाँ बताया जा रहा है बच्चों। अब हमें इसी कहानी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, बस कुछ भी नहीं करना बच्चों, छोटा सा काम होता है क्लोज टेस्ट। इतना बड़ा मैटर नहीं है क्लोज टेस्ट बच्चों, बहुत बड़ा मैटर हो क्लोज टेस्ट, लेकिन बस आगे बढ़ते हैं। द राइज इन द एरावडी डॉल्फिन्स डैश इन चिल्का कैन बी डैश। बच्चों यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन वो है पॉपुलेशन। पहला है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, दूसरा है आपका क्लैन यानी कि खानदान। मीनिंग लिख लीजिएगा, बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों, अच्छा वर्ड है आपके लिए, तो मैंने सोचा लिखवा दूँ। कहते हैं ना कौन से खानदान से हो, लिख लो, ये तो मुझे पक्का पता नहीं पता होगा, मतलब ऐसा नहीं है, होंगे कुछ परसेंट बच्चे, लेकिन मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि मुश्किल से 5% बच्चे ऐसे होंगे जिनको मीनिंग पता होगा इसका। नेटिव यानी कि मूल निवासी, और इनहेबिटेंट का मतलब भी होता है बच्चों मूल निवासी। यस गैस, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो, जब भी हम लोग क्लोज टेस्ट सोल्व कर रहे हो ऑप्शंस पर बहुत निगाह रखा करो बच्चों। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, किसी जगह का बिल्कुल मूल निवासी होना, और इनहेबिटेंट का मतलब होता है मूल निवासी होना किसी जगह का। बच्चों यहाँ सबसे पहले क्लोज टेस्ट करते वक्त एक चीज का मेरे स्ट्रिक का ध्यान रखना, हालांकि स्ट्रिक का किसी रूल से कोई लेना देना नहीं है, बता दूं पहले आपको, ये सिर्फ बस एक्सपीरियंस पर मैंने बनाया इस रूल को, ट्रिक को। मतलब बहुत सारे पेटिशन सोल्व कराए हैं लगभग, अब तक अगर देखा जाए तो कम से कम 200-250 क्लोज टेस्ट तो मैं यूट्यूब पे ही सोल्व करा चुका हूँ। और अगर बात 200-250 नहीं, 350-400 सॉरी, और अगर ऑफलाइन की बात करूँ तो पता नहीं कितने। तो बच्चों कभी भी ध्यान देना, अगर दो साइनोनिम्स अगर मिल जाए आपको, कितने बच्चों, देखिए मैं बता दूं बच्चों, ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली वीडियो में थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको, अगली वीडियो में और कम हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर वीडियो में खुल के बताऊं, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि कोई रूल मैंने पिछले सेट में बताया तो मैं सोचता हूँ कि अगले सेट में ना बताना पड़े। कभी भी अगर सेंटेंस में दो सिनोनिम्स अगर आपके आ जाए, जैसे कि ट्रिक में बता रहा हूँ, तो अभी दोबारा नहीं बताऊंगा आपको मैं, किसी भी सेंटेंस में हमारे अगर दो सिनोनिम्स आ जाए तो कभी भी आंसर नहीं हो सकते हैं, और किसी भी क्लोज टेस्ट के ऑप्शन में अगर दो एंटोनिम्स आ जाए तो उनमें से कोई एक आंसर होगा। तो आपका ये और ये ऑलरेडी रेस से बाहर हो गए हैं। तो खानदान तो होने से रहा, तो बच्चों यहाँ पे द राइज इन द इरेवडी डॉल्फिन्स
population in Chilka can be attributed to the evictions of dash fish enclosures. अब यहाँ पे हमारे पास में बच्चों वर्ड है अनवारंटेड, इलीगल, इलेक्टिमेट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर से वही वोकेबलरी बेस बच्चों। यहाँ पे पहले हमारा अनवारंटेड, अनवारंटेड मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी जी, अनवारंटेड मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं थी। अगला वर्ड है हमारा इलीगल यानी कि अवैध, मीनिंग तो मत लिखो बच्चों में क्योंकि जगह कम है। उसके बाद अगला वर्ड है बच्चों हमारा इलेक्टिमेट का मतलब बच्चों अवैध, लेकिन ध्यान देना बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं इलीगल का मतलब अवैध मतलब किस तरह से, इलीगल मतलब गैर कानूनी समझो एक तरह से आप लोग, वरना तो आप लोग इसको सेम ही लेके चले जाएंगे। गैर कानूनी मतलब जो कानून के दायरे में ना आता हो। चलिए मैं पूछूंगा अगला बच्चों हमारा इलेक्टिमेट यानी कि अवैध, कोई अवैध ये किसी ऐसे लगता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की जो है अवैध संतान हो जाए उसके लिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है बच्चों ऐसी कोई चीज जो संविधान के अंदर ना हो। बच्चों यहाँ पर अवैध यानी कि इलेक्टिमेट का मतलब होता है बच्चों एक अवैध बच्चा, नाजायज बच्चा, उसके लिए लगता है बच्चों इलेक्टिमेट सन। उसके बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मेरी तरफ से हो जाएगा इलीगल यानी कि करेक्ट हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिल्का झील चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री वर ट्रेसपास फ्री वर कॉन्फेक्शन फ्री वर इंटरवेंशन फ्री वर एनक्रोचमेंट फ्री। अब यहाँ पे फिर से बच्चों वोकैबुलरी बेस्ड हो गया हमारा। यहाँ पे बच्चों को वर्ड टू वर्ड मीनिंग जाना होगा बच्चों। पहला है आपका ट्रेसपास, ट्रेसपास मतलब होता है बच्चों गुजरने वाले लोग जो वहां से होकर के गुजरते हैं उसे बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कॉन्फिस्केशन यानी कि जब्त करने वाले लोग। उसके बाद बच्चों आपका वर्ड है इंटरवेंशन यानी कि इंटरवेंशन का मतलब होता है बच्चों की तरह से अतिक्रमण कर रहा हूँ सॉरी, जो लोग वादा पहुंचाते हैं उसके लिए। और अगला वर्ड है हमारा एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण। तो यहाँ पर जब अतिक्रमण हो ही नहीं रहा था, मेड अतिक्रमण फ्री यानी कि लोगों का आवाजाही खत्म हो चुकी थी यहाँ से, तो मेरी राय में इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इरावडी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। हाँ बिल्कुल, उनको अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब होता है कि मतलब कोई दिक्कत हो ही नहीं रही थी घूमने उनको, बिल्कुल भी बिंदास वो घूम रहे थे जहां मर्जी घूमना चाहे। एरिया फॉर मूवमेंट डैश मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको मिल रहा था, एरिया कहना चाह रहा है बच्चों। तो ऑप्शन हमारे पास में है वेर इज जी नहीं, मोर ओवर नेवरदलेस और हाउ एवर। बच्चों पहले तो आप इनके मीनिंग सुन लीजिएगा, अगर आपको इसको मीनिंग याद नहीं है तो बता दूं मैं आपको। मोर ओवर मतलब इसके अलावा, वेर एज मतलब जबकि। उसके बाद बच्चों हमारा वर्ड है नेवरदलेस, बच्चों नेवरदलेस मतलब इसके बावजूद भी, और यहाँ पे इसका मतलब भी इसके बावजूद भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोर ओवर यानी कि बी इसका आंसर हो यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। मोर ओवर ड्यू टू द COVID-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फीवर टूरिस्ट बोर्ड इन चिल्का लेक which made it conducive। मतलब जैसे होता है ना, मतलब कि पहले तो ये एक तो ये हो ही नहीं रहा था, मतलब लोग वैसे ही थे, सर्दियों वगैरह में लोग वैसे ही कमाते हैं, ऊपर से कोविड लग गया है। अब और लोग नहीं आएंगे तो ये इनके लिए सहायक हो गया। क्या हो गया इनके लिए? ये सहायक हो गया, मतलब इनके लिए फायदेमंद हो गया, तो ये आपका सहायक हो गया। अगला है हार्मफुल कह रहा हूँ, हर्टफुल मतलब जो लोगों को हर्ट पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। आगे है बच्चों हमारा जो और दो वर्ड रह रहे हैं, हर्टफुल मतलब समझ रहे हैं बच्चों आप लोगों को हर्ट पहुंचाने वाला। उसके बाद डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, डिस्टर्बिंग मतलब परेशान करने वाला। सो COVID-19 लॉकडाउन की वजह से जो है देयर वर कंपैरेटिवली फीवर टूरिस्ट बोर्ड इन चिल्का लेक विच मेड इट कंड्यूसिव फॉर। अच्छा मैंने आपको बताया बच्चों कि जब भी फिलिंदा में सारे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर एक चीज और मायने रखती है, वो मायने रखती है आपका पिछला और अगला वर्ड। अब यहाँ पे अगला वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है फॉर। अब बच्चों कंड्यूसिव के साथ एक तो फॉर पक्का आता है, ये तो आपका डेट्रीमेंटल है, सामने टू आएगा यस। और बाकी यहाँ पे जो वर्ड है उनको तो पता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कंड्यूसिव फॉर मतलब सहायक होना किसी चीज के लिए। तो यहाँ पे गाइस आपका आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। बाकी बच्चों मैं आपको बता दूं एक छोटी सी और कहानी सुन लीजिएगा। हम लोगों ने एक यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है 100 क्लोट टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको एमबी बुक से क्लोट टेस्ट अलग से ही देखने को मिल जाएंगे। सभी क्लोट टेस्ट आपको एमबी बुक से अलग से देखने को मिल जाएंगे। और अगर इसके अलावा आप लोग चाहते हैं कि मैं क्लोट टेस्ट पर बहुत अच्छी कमांड बना लूं, तो आप लोग हमारा किरण स्पेशल क्लोट टेस्ट बैच ले सकते हैं, जिसमें लगभग हमने 250 क्लोट टेस्ट, कितने क्लोट टेस्ट बच्चों? 250 क्लोट टेस्ट, उसके अंदर 1400 क्वेश्चन,
127 वीडियोज़, ये सब कुछ प्रदान कराया है। और वो भी बच्चों कितने रुपए में? सिर्फ़ बस ₹1 में 1 करोड़ टेस्ट, यानी कि इसकी फीस है सिर्फ़ ₹249। मात्र ₹249 में कंप्लीट करोड़ टेस्ट आपको मिल जाएँगे, जिससे आपकी करोड़ टेस्ट पर एक अच्छी कमांड बन जाएगी। ओके, चलिए फिलहाल चलते हैं दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले सेट के साथ में। कैसा लगा आपको सेट हमें ज़रूर बताइएगा, और क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है ये भी बताइएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट में, बाय बाय।